ऋषभ की बातें सुनकर मानवी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस अचानक से बुआ जी ने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई, और अगर मना करती तो उन्हें बुरा लगता ना, बस इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। ऋषभ ने गुस्से में आकर उसके कंधों को थामते हुए कहा, सबकी खुशी की परवाह है तुम्हें, सबको ना नहीं कह सकती, लेकिन मेरी खुशी, उसका क्या? हाँ, जो मुझे बार बार खुद को प्यार करने के लिए तड़पाती हो, उसका क्या? मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं दुखता? उसकी आंखों में खुद के लिए तड़प देखकर मानवी को बुरा लगा। उसकी हंसी भी बंद हो गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। वही ऋषभ एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बोलो, तुमने तो कहा था ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्या तुम्हें मेरे एहसासों का पता नहीं चलता कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? जब भी मैं तुम्हें खुद के करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से चली जाती हो। क्या कभी सोचा है उस वक्त मुझे कैसा लगता होगा? किस तरह मैं अपने जज्बातों को काबू में करता हूँ? क्या मेरी आंखों में तुम्हें खुद के लिए तड़प दिखाई नहीं देती? इतना बोलकर ऋषभ चुप हो गया और फिर थोड़ी देर बाद मानवी को देखकर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, पति पत्नी होने के बावजूद भी मैं अब तक चुप था, क्योंकि मैं बिना तुम्हारी मर्जी के कभी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, और मैंने उस लिमिट को क्रॉस भी नहीं किया जब तक तुमने खुद अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन अब जब तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर ये दूरी बरकरार रखने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ मेरे साथ प्यार का दिखावा करके मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो? ये सुनकर मानवी हैरान रह गई और ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार दिखावा नहीं है। मुझे दूर दूर तक एहसास ही नहीं था कि आप आज कुछ ऐसा सोचकर बैठे हैं, वरना मैं बुआ जी को कोई ना कोई बहाना बनाकर ना जरूर कह देती। इतना सुनकर ऋषभ ने उससे दूर जाते हुए हंसकर कहा, हाँ हाँ, एहसास नहीं है। जाने कब से मैं हमारे बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। वाह, खैर तुम इन बातों को छोड़ो, जाओ, बुआ जी ने जो कहा है वो करो। आखिर इस घर में सबकी परवाह करने वाली तुम ही तो हो। मेरा क्या है, मैं कौन सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता हूँ? हाँ, और हाँ, आज के बाद ना मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कभी मुझसे दूर जाने के लिए इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं खुद ही तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। हमारे बीच फासले बनाए रखना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। आखिर वो पति है क्या जो अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा न कर सके? गुड नाइट, जाओ अपना काम करो। इतना कहकर उसने जमीन से अपनी टी शर्ट उठाई, जो कि मानवी के हाथ से पहले ही नीचे गिर गई थी, और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। वही मानवी उसकी बातों को सुनकर कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि ऋषभ की बातों में उसने एक दर्द, एक तड़प को महसूस किया था, और वो होती भी क्यों ना। प्यार और शादी होने के बावजूद भी ऋषभ ने कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। उसने मानवी को इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त दिया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब आपका प्यार आपके सामने हो। ऐसे में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऋषभ ने तो बहुत संयम से काम लिया था। वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी नीचे से बुआ जी की आवाज आई, अरे मानवी बेटा, कहाँ रह गई? वही ऋषभ भी बाथरूम से बाहर निकल कर आया था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। ऋषभ ने एक नजर उसे देखा और अपनी नजरें फेंक ली। वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया और अपने हाथ को मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। वही मानवी ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो समझ गई थी कि ऋषभ उससे नाराज हो गया था, वो भी बहुत ज्यादा, इसीलिए इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो कमरे से निकलकर नीचे बुआ जी के साथ किचन में आ गई और बोली, लाइए बुआ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इतना बोलकर वो दोनों कल के लिए कुछ डिशेस तैयार करने लग गईं, जिसमें उसकी मदद वर्षा भी कर रही थी। मानवी काम में तो लगी हुई थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में रह रहकर ऋषभ का ख्याल आ रहा था, और उसकी कही हुई बातें उसे बेचैन कर रही थी, जिससे उसका मन उदासी से घिर गया। तभी वर्षा की नजर मानवी के उदास चेहरे पर पड़ी, तो उसने मानवी को छूकर इशारे में पूछकर वजह जाननी चाहिए। पर मानवी ने अपनी उदासी को छुपाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिला दिया। फिलहाल वर्षा ने बुआ जी के सामने कुछ नहीं कहा, और बाद में मानवी से बात करने का सोचकर वापस से काम में अपना ध्यान लगा लिया। तकरीबन 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उन लोगों ने अपना सारा काम खत्म कर लिया। तो बुआ जी उन दोनों को सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई। मानवी भी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी वर्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गार्डन एरिया की तरफ ले आई, जहाँ से बाहर की खुली हवाएं अंदर आ रही थी। वो वहीं लगी चेयर पर मानवी के साथ बैठ गई और उसके चेहरे को देखने लगी। तो मानवी उससे अपना हाथ छुड़ाकर उठते हुए बोली, अरे क्या हुआ, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई है, वो भी इतनी रात को? अब तुझे सोना नहीं है क्या? वर्षा ने उसे खींचकर वापस अपने पास बिठा लिया और उसे देखते हुए कहा, बैठो यहाँ, और अब बताओ क्या परेशानी है जिस वजह से आप इतनी उदास हो? इतना सुनकर मानवी झूठी मुस्कुराहट के साथ हल्के से बोली, अरे पागल, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बस थकावट की वजह से चेहरा उतर गया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तू आराम कर। इतना कहकर वो उठने लगी तो वर्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया और उसके हाथ को थामकर बोलने लगी, आप जानती हैं ना दी, जब मैं अनाथ आश्रम में आई थी तो आपने एक बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा था। बस उसी वक्त से एक अनजानी डोर ने हम दोनों के बीच बहनों का प्यार जोड़ दिया था। मैं भी दिल से आपको अपनी बहन मानती हूँ, इसीलिए आपसे अपनी सारी परेशानी शेयर करती हूँ।
जिस तरह आप मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, उसी तरह मैं भी आपको उदास नहीं देख सकती। इसलिए बताइए ना, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? और वैसे भी किसी के साथ अपनी परेशानी बांटने से मन हल्का हो जाता है दी। मानवी ने सामने देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपने रिश्ते को लेकर सारी बातें वर्षा को बता दी। साथ ही साथ ऋषभ के साथ हुई बहस के बारे में भी उसे बता दिया, जिसे सुनकर वर्षा हैरानी से उसे देखने लगी और फिर एकदम से बोली, सीरियसली दी, आप कैसे जीजू के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकती हो, वो भी शादी के इतने वक्त बाद तक? मतलब आपको नहीं लगता कि आप ये सब जो कर रही हो वो गलत है? जीजू आपसे प्यार करते हैं दी, उस पर आपको उन्हें खुद के लिए तड़पाना, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर सकती हो। और जीजू, उन्हें तो दिल से सल्यूट है, मतलब कोई इतना इंतजार कैसे कर सकता है? इतना बोलकर वर्षा चुप हो गई और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फिर से मानवी को देखकर बोलना शुरू किया। आज के जमाने में आप जानती हो, प्यार सिर्फ नाम के लिए रह गया है। दो लोग प्यार करते नहीं कि तुरंत सारी हदें पार कर जाते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते। वहीं जीजू ने आपको वक्त दिया, आपकी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से पहले रखा, शादी और प्यार होने के बाद भी आपकी मर्जी का इंतजार किया। और आप इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो दी? मुझे ना आज आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और हाँ, इस बात में मैं जीजू के साइड हूँ, उनका आप पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। उसकी बातें सुनकर मानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ऋषभ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रही थी, पर वो क्या करे, वो खुद इस वक्त अपने जज्बातों से जूझ रही थी। इसलिए उसने धीमी आवाज में वर्षा की तरफ देखते हुए कहा, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, पर तू तो मत समझ, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना। मानती हूँ मैं जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही वर्षा। हाँ, बस अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने में मेरा हाथ है। उसकी बात सुनकर वर्षा उसकी तरफ देखने लगी। वहीं मानवी सामने दूर तक फैले गार्डन को देखते हुए बोली, मैं उन्हें खुद से जानबूझकर दूर नहीं करती, बस अपनी झिझक के कारण अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। वहीं एक डर ये भी लगा रहता है कि अगर मैंने उन्हें इस वक्त खुद को सौंप दिया तो कहीं आगे चलकर किसी की वजह से हमारे बीच दूरियां आई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। बस इसी वजह से मैं उन्हें खुद से जुड़ने नहीं देना चाहती। वर्षा जो उसकी बातों को सुन रही थी, वो उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए उसने मानवी का हाथ फिर से थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, फ्यूचर कभी किसी ने नहीं देखा है दी। अगर देखा होता तो इस दुनिया में किसी को कोई भी दुख नहीं होता और सबकी लाइफ परफेक्ट होती। इसलिए आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इस वक्त जो आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही हैं, उनसे क्यों मुंह मोड़ रही हैं आप? आगे क्या होगा, कल क्या होना है, ये सिर्फ वक्त के हाथ में है दी, हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में हमारा आज है, जिसे हमें हंसते मुस्कुराते जीना है या फिर दुखी रहकर, ये सिर्फ हम तय कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त जो खुशियां आपके सामने खड़ी हैं, उन्हें बस अपनी झोली में भर लो, क्योंकि वक्त का पता नहीं है दी, कब यही आपसे मुंह मोड़ ले। और कहीं ऐसा ना हो कि इस दूरी को बनाते हुए खुद ही एक दिन आप जीजू को खुद से दूर कर दे। वर्षा अपनी बात कहकर वहां से चली गई। उसकी बात मानवी के दिल पर गहरी चोट कर गई। बेशक वो ऋषभ के साथ अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पर उससे दूर भी नहीं हो सकती थी। ऋषभ के दूर जाने के ख्याल से ही उसका दिल घबरा जाता था। काफी देर तक वहां बैठकर वो वर्षा की बातों के बारे में सोचती रही। उसने अपने कमरे में आकर एक नजर ऋषभ को देखा, फिर बेड के दूसरी साइड पर लेट गई और पीछे से ही ऋषभ को बाहों में भरते हुए उसकी पीठ से अपना सिर लगाकर आंखें मूंदी। वहीं ऋषभ जो नींद में था, वो थोड़ा सा कुनमुनाया और वापस सो गया। दूसरी तरफ राघव सोने की जगह अपने कमरे में खिड़की के पास सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी फैली हुई थी और आंखों का सूनापन उसके दिल का दर्द बयां कर रहा था। तभी उसकी माँ मालती जी उसके कमरे में आई और उसे देखते हुए बोली, राघव बेटा क्या हुआ, तू खाना खाने नीचे क्यों नहीं आया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इतना कहकर उन्होंने राघव के लिए लाए हुए खाने को टेबल पर रख दिया और खुद राघव की तरफ चली आई। पर राघव ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी सोच में ही गुम था। ये देखकर मालती जी ने उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को देखा। अपने बेटे के चेहरे पर फैली उदासी को देखकर उनके दिल में दर्द उठ गया। उन्होंने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा तो राघव चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। उसने झट से अपनी आंखों में आई नमी को पोंछकर कहा, अरे माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? आप अभी तक सोई नहीं? कोई बात है क्या? तो मालती जी ने उसके चेहरे को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठकर बोली, जिस माँ का बेटा भूखा प्यासा सोने की जगह परेशान बैठा हो, उसे नींद कैसे आ सकती है बेटा? और वो कैसे चैन की नींद सो सकती है? मैं तेरा इंतजार कर रही थी नीचे कि तू कब खाना खाने आएगा, पर तू नीचे ही नहीं आया। तो मैं तेरा खाना लेकर ऊपर चली आई। यहाँ आकर तुझे आवाज दी तो तू किसी सोच में खोया हुआ था, और अब तुझे इस तरह मायूस देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने राघव के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, जिससे तू अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करता है। तो फिर अब क्या हुआ? मुझे बोल ना, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊँ।
तो राघव कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर उसने रोते हुए आगे बढ़कर उनकी गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, माँ माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी उस गलती की वजह से अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया है, जिसे जिसे अब मैं चाह कर भी कभी नहीं पा सकता। उसकी बातों को सुनकर मालती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तू दीपिका की बात कर रहा है? तो राघव ने अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और फिर वापस से उनकी गोद में सिर रखते हुए कहा, हाँ माँ दीपिका, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी 1.5 साल पहले, लेकिन जिया की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। यू नो व्हाट माँ, 1.5 साल पहले मेरे और दीपिका के बीच जो झगड़ा हुआ था ना और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, वो जिया ने ही की थी, क्योंकि वो मुझे चाहती थी। 3 दिन पहले जब मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया तब उसने ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसे होश नहीं था और उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया तो उसने गुस्से में मुझे 1.5 साल पहले का सारा सच बता दिया, और ये भी कि दीपिका बिल्कुल इनोसेंट थी, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। आज इसी वजह से माँ मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैंने क्यों दीपिका की जगह जिया पर विश्वास किया। काश मैं अपने प्यार पर विश्वास करता, किसी की बातों में ना आता तो आज वो मेरे साथ होती माँ, पर मैंने उसे खो दिया। उसने थोड़ा रुक कर आगे कहा, अब वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। जहाँ मैं होता हूँ वो उस जगह से अपना रास्ता भी बदल लेती है माँ, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने अपनी गलती से ही अपने प्यार को खुद से दूर कर दिया। उसकी बातें सुनकर मालती जी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसके सिर को अपनी गोद से हटाकर उसे ठीक से बिठा दिया। फिर उन्होंने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा, बेटा क्या तू अभी भी दीपिका से प्यार करता है? तो राघव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिस पर मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू उसे इतना प्यार करता है तो उसे मनाने की कोशिश कर, उसे समझा, उससे माफी मांग और उसे ये भरोसा दिला कि तू पास्ट में हुई उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा और जिंदगी भर उसे प्यार करेगा। पर यूं इस तरह से हार मानकर मत बैठ बेटा। जब प्यार करता है तो अपने उस प्यार को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दे। तो राघव परेशान होकर बोला, माँ हाँ, आप जो कह रही है ना वो मैं करने की कई दफा कोशिश कर चुका हूँ। मैंने कई बार दीपिका से बात करने की कोशिश की। इनफैक्ट इन 3 दिनों में मैंने हर वो कोशिश की जिससे उसे अपने करीब ला सकूं, उससे बात कर सकूं। मैंने उसे माफी भी मांगी, उसे अपने प्यार का वास्ता भी दिया, उससे दूसरा मौका भी मांगा, पर वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है, ना ही वो मुझसे बात करती है। उसने मुझे साफ कह दिया है कि पास्ट में हुई चीजों को मैं उसे याद ना दिलाऊं। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बोलना शुरू किया, वो अब मुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है माँ, और अब उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझसे झूठ बोलती है। वो अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो उसने अभी तक अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं किया। बस पास्ट में हुई गलतफहमियों की वजह से वो मुझसे नाराज है। पर मैं क्या करूँ माँ, अब तो मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता क्योंकि राकेश वापस अपने कॉलेज आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब दीपिका को कैसे समझाऊं, कैसे उसे अपने करीब लाऊं। उसकी बात पर मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात? तू बेवजह परेशान हो रहा है पागल। अरे चिंता मत कर, कल सहगल्स के यहाँ हम होली पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ पर मैं कल ही जानवी जी से तेरे लिए दीपिका का हाथ मांग लूंगी। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो तुझे पसंद भी करती है, इसलिए मना नहीं करेगी। बस तू दीपिका को कैसे भी करके कल मना लेना, उससे बात करना, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगी। तेरा प्यार तुझसे दूर नहीं जाएगा बेटा, वो हमेशा तेरे पास रहेगी। ये सुनकर जैसे राघव का चेहरा खिल उठा और उसने एक्साइटेड होकर कहा, सच्ची माँ, आप सच बोल रही हो? क्या आप सच में दीपिका को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में ला सकती हो? तो मालती जी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर राघव आगे बढ़कर जोरों से उनके गले लग गया और खुशी से झूलते हुए बोला, I love you mom, you are the best mom in the world, love you so much। आप नहीं जानती कि आपने मुझे मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है माँ, I love you। तो मालती जी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर कहा, चल ठीक है, अब शांत हो जा और खाना खा ले। मेरे लिए तू बहुत मैटर करता है बेटा, इसलिए कभी किसी के लिए खुद को हर्ट मत करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे सहारे गुजर रही है, ऐसे में अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं अपनी तरफ से हर वो कोशिश करूंगी कि तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूं। इसलिए तेरे प्यार को भी तेरी जिंदगी में शामिल कर रही हूँ, पर कभी भी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से दीपिका हर्ट हो या फिर तू। तो राघव हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो या फिर दीपिका को। मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद मालती जी प्यार से राघव के माथे पर किस करके वहां से चली गईं। वहीं उनके जाने के बाद राघव के चेहरे पर फैली हुई उदासी जैसे बिल्कुल गायब हो गई और वो कल के लिए एक्साइटेड होकर सोचने लगा कि वो कैसे दीपिका को मनाएगा। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गया और साथ ही एक बार फिर से अपने अतीत की हसीन यादों में खो गया कि कैसे यूथ फेस्टिवल के वक्त पहली बार उसने दीपिका के लिए अपने दिल में कुछ महसूस किया था। उस दिन यूथ फेस्टिवल था जिसके लिए बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। दीपिका ने भी राजस्थानी फोक सॉन्ग पर डांस चुना था क्योंकि उसे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद था। इसके साथ ही उसने क्विज और डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं दूसरी तरफ राघव ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं भी डिबेट और सिंगिंग में पार्टिसिपेट करूंगा।
पिछले कई दिनों से रिसर्च पेपर की तैयारी कराते हुए राघव ने दीपिका को बहुत परेशान किया था। एक तरह से उसका जीना हराम करके रख दिया था। लेकिन वो इस बात को नहीं झुठला सकता था कि पिछले कुछ दिनों में दीपिका के साथ रहते हुए उसके दिल में दीपिका के लिए कुछ कुछ होने लगा था और वो दीपिका के लिए कुछ महसूस भी करने लगा था। पर अपनी पास्ट की कड़वी यादों की वजह से वो बस जानबूझकर दीपिका से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि चाह कर भी हो नहीं पा रहा था। वहीं यूथ फेस्टिवल के दौरान राघव की नजरें सिर्फ और सिर्फ दीपिका को ही ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसका सिंगिंग राउंड खत्म हो चुका था और डिबेट चल रही थी। उसकी डिबेट खत्म हुई तो गर्ल्स डिबेट शुरू हो गई। वो दीपिका को देखने की इच्छा में ऑडियंस के बीच जाकर बैठ गया और बोला, अब मैं आराम से बैठकर यहाँ से दीपिका को देख सकता हूँ। उसी वक्त उसके टीचर्स ने, जो कि कंपटीशन के लिए बच्चों के साथ आए थे, उन्होंने किसी काम की वजह से उसे अपने पास बुला लिया, जिस पर राघव चिढ़ते हुए वहां से चला गया और अपने मन में बोला, ओए रे मेरी बुरी किस्मत। थोड़ी देर बाद डिबेट राउंड खत्म हो गया, जिसमें दीपिका सेकंड आई थी और राघव की दीपिका को देखने की तमन्ना दिल में ही रह गई। धीरे धीरे सभी कंपटीशन खत्म हो गए और तब बारी थी डांस राउंड की, जिसमें और कॉलेज के बच्चों ने भी डांस किया। तभी जैसे ही स्टेज पर दीपिका का नाम अनाउंस हुआ तो राघव सारा काम खत्म करके ऑडियंस के बीच जाकर अपनी सांसें थाम कर बैठ गया। उसकी नजरें सिर्फ स्टेज की तरफ टिक गई, जो कि दीपिका को देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद स्टेज पर से पर्दे हटे तो उसकी आंखें सामने खड़ी दीपिका पर ठहर गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो धीरे से फुसफुसाया, आखिर मुझे मेरे इंतजार का फल मिल ही गया। तभी सामने दीपिका स्काई ब्लू और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन वाली राजस्थानी ड्रेस में खड़ी थी, जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। उसके साथ ही उसने राजस्थानी ज्वेलरी भी कैरी की हुई थी, जिसमें उसके माथे पर सजा हुआ राजस्थानी मांग टीका उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो उस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि ऑडियंस में आधे से ज्यादा लड़कों की नजर उसके ऊपर ही ठहर गई थी। तभी दीपिका ने राजस्थानी फोक सॉन्ग पर डांस करना शुरू कर दिया। उसका डांस इतना मनमोहक था कि ऑडियंस और राघव उसके डांस में इतना खो गए थे कि वो लोग अपनी पल के झपकाना भूल गए। जज ने खड़े होकर उसके डांस के लिए तालियां बजाई थी। तभी एक जज ने खड़े होकर विनर का नाम अनाउंस किया। इस बार हमारे डांस के विनर हैं मिस दीपिका। जैसे ही दीपिका का नाम अनाउंस हुआ, राघव की सांसें थम गईं और इसके साथ ही दीपिका डांस में फर्स्ट प्राइज लेकर आई थी और राघव को उस वक्त पहली बार एहसास हुआ था कि दीपिका उसके दिल में अपने लिए वो खास जगह बना चुकी थी, जो अब से पहले उसके दिल में किसी ने नहीं बनाई थी और अब शायद कोई और बना भी नहीं पाएगी। उसके बाद राघव की नजरें दीपिका को लेकर काफी हद तक बदल गई थी, जिसका अंदाजा उसके दोस्तों को भी होने लगा था। एक दिन जब राघव ने दीपिका को उसके किसी मेल फ्रेंड के साथ क्लोज होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसी मजाक करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर जो गुस्सा उभर आया, अतुल ने तुरंत राघव को कोहनी मारकर फुसफुसाया, क्या हुआ भाई, तेरी आंखों में इतनी आग क्यों है? राघव ने बिना कुछ बोले गुस्से में उस लड़के को घूरना जारी रखा। राहुल ने बात संभाली, मुझे लगता है भाई को जलन हो रही है ना राघव? राघव ने झटके से उनकी तरफ देखा। जलन? बिल्कुल नहीं, बस वो हद पार कर रहा है। अतुल मुस्कुराया, किसकी हद भाई? तू मान या न मान, तो उस लड़के के लिए कुछ महसूस तो जरूर कर रहा है। राघव ने आखिरकार हार मान ली और धीरे से बोला, हाँ यार, मैं दीपिका को चाहने लगा हूँ। उसके चेहरे पर आई जलन को देखकर उसके दोस्तों को अंदाजा हो गया कि राघव उस वक्त दीपिका के लिए कुछ महसूस करने लगा था। इसके बारे में अतुल और राहुल ने जब राघव से पूछा तो उसने सच सच उन्हें बता दिया कि वो दीपिका को चाहने लगा था, पर यश के मन में तो उस वक्त कुछ और भी चल रहा था। वहीं उसके बाद राघव जानबूझकर दीपिका के और पास जाने की कोशिश में लगा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने दीपिका को उसके फ्रेंड के साथ इतने चिपक कर बात करने की वजह से उसे डांट भी दिया था और दीपिका सिर्फ गुस्से में बड़बड़ाती रह गई थी। सीनियर होने की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाई थी। इसके साथ ही वो उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर रहा था, इसलिए उसे खामोश भी रहना पड़ा था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीते और फ्रेशर पार्टी आ गई। फ्रेशर पार्टी में सीनियर से लेकर जूनियर सभी शामिल हुए थे। राघव ने जब दीपिका को फ्रेशर पार्टी के दौरान देखा तो एक बार फिर से उसका दिल उसके काबू से बाहर हो गया। वो काले रंग की साड़ी पहनकर अपने कातिलाना हुस्न के साथ उस पर अपना काला जादू चला रही थी। पार्टी में उसकी नजरें रह रह कर दीपिका पर ही चली जाती। दीपिका से वो बात करना चाहता था और उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन जब से उनका रिसर्च पेपर खत्म हुआ था, दीपिका ने उससे बिल्कुल दूरी बना ली थी। इसलिए उस पार्टी में भी दीपिका ने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। पर राघव को कहाँ चैन था, उसे तो कैसे भी दीपिका से बात करनी थी। यही सोचकर वो दीपिका की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी अतुल और राहुल उसके पास आ गए। अतुल ने राघव का हाथ पकड़ा। अरे भाई, कहाँ चला? चल पहले एक ड्रिंक लेते हैं। राघव ने प्रतिरोध किया। नहीं यार, मुझे दीपिका से बात करनी है, ये सही मौका है। राहुल ने उसे खींचते हुए कहा। अरे यार, आज फ्रेशर पार्टी है, माहौल खराब मत कर, बाद में बात कर लेना, चल ना। और उसके दोस्त आकर उसे वहां से ले गए। वहीं उसके जाने के बाद दीपिका ने चैन की सांस ली। पार्टी में रह रहकर वो भी चोरी छुपे राघव को ही निहार रही थी, या यूं कहें कि उसकी नजरें भी राघव पर ठहर रही थी।
उसने कभी राघव के सामने अपने इमोशंस को बयां नहीं किया था। जब रिसर्च पेपर के दौरान राघव ने उसे परेशान किया था, उन चीजों को याद करते हुए पहले दीपिका चिढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वही चिढ़ दीपिका के मन में राघव के लिए जगह बनाने लगी थी और वो ना चाहते हुए भी राघव की तरफ खींचने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो राघव के लिए कुछ तो फील करती थी। फिर उसके बाद राघव का उसकी केयर करना, उसकी हर जरूरत की चीज को उसके कहने से पहले ही उसके करीब पहुंचा देना, ये सारी चीजें उसे राघव के करीब ले आई थी। लेकिन उसे अपनी पहली मुलाकात के दौरान राघव से हुई झड़प याद थी, इसलिए वो राघव की फीलिंग्स को जानती थी कि वो लड़कियों के लिए कैसा सोचता था। यही वजह थी कि वो चाहकर भी राघव के करीब नहीं जा पा रही थी कि कहीं राघव उसे गलत न समझ ले। खैर, पार्टी चल रही थी कि तभी दीपिका वॉशरूम के लिए वहां से दूसरी तरफ चली गई। राघव ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो वहीं रहा और उसका कुछ पल इंतजार करता रहा, लेकिन जब काफी टाइम तक दीपिका वापस नहीं आई तो उसे दीपिका की चिंता होने लगी। कुछ देर बाद जब उसे रहा नहीं गया तो वो भी उस साइड चला गया। वो थोड़ा आगे गया तो उसे किसी की जोरों की आवाज आने लगी, जिस पर उसने उस आवाज का पीछा करते हुए अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सामने देखकर हैरान रह गया और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसके सामने यश दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों उस वक्त लास्ट वाले बाथरूम के गलियारे की तरफ थे, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। राघव घबरा गया। ये यश वहां क्यों जा रहा है? क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में? शायद इसी का फायदा उठाकर यश वहां गया था। उन्हें देखकर राघव तेजी से उधर बढ़ गया और उसने यश को पकड़कर दीपिका से अलग करते हुए उसे अपनी तरफ घुमा दिया और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी। थोड़ी देर बाद नव्या और अतुल, साथ ही राहुल भी वहां आए, जो दीपिका और राघव को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब वहां आकर उस नजारे को देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर वो उनके पास पहुंचे। नव्या दीपिका के पास पहुंच गई और उसे संभालने लगी। वहीं अतुल और राहुल यश और राघव को अलग करने लगे। जब राघव ने अतुल और राहुल को यश की हरकत के बारे में बताया तो वो दोनों भी हैरान हो गए और गुस्से में यश को देखने लगे। अतुल गुस्से से चिल्लाया, यश ये तूने क्या किया यार? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर यश गुस्से में जोर जोर से हंसने लगा। उसने राघव की तरफ देखा और व्यंग्य से कहा, क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मुझे दीपिका नहीं चाहिए थी। उसने राघव को सारा सच बताया कि वो शुरुआत से ही दीपिका के पीछे था और इसी के लिए उसने नव्या को अपना मोहरा बनाया था, क्योंकि वो सीधे सीधे दीपिका के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने एक बार पहले भी देखा था कि दीपिका ने एक लड़के को जिसने उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी, उसे अच्छा खासा सबक सिखाया था। इसलिए वो पहले नव्या के जरिए दीपिका के करीब जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद राघव उन दोनों के बीच में आ गया। उसके बाद उसे दीपिका के करीब जाने का कभी मौका ही नहीं मिला और दीपिका उससे और भी दूर हो गई। यश को जब दीपिका यहाँ मिली तो यश बस कैसे भी करके उसे पा लेना चाहता था। उसकी बातों को सुनकर राघव को बेहद गुस्सा आया। वो उसे दोबारा मारने को आगे बढ़ा कि अतुल और राहुल ने उसे पकड़ लिया। वहीं दीपिका ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर दिया, क्योंकि यश की हालत पहले ही बहुत खराब थी। पर राघव यश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अगले दिन अपनी पोजीशन और कॉलेज में अपनी लीडरशिप की वजह से यश को कॉलेज से रस्टिकेट करा दिया। उसके उस कदम से दीपिका की नजरों में राघव के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई और उसके दिल में और भी एहसास राघव के लिए पनपने लगे। वहीं राघव भी दीपिका की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को नहीं रोक रहा था। उसने पूरे कॉलेज के सामने यश और अपनी हरकत के लिए दीपिका से माफी भी मांग ली थी। दीपिका हैरान रह गई थी, राघव सीनियर होते हुए मुझसे माफी मांग रहा है, वो भी सबके सामने। इसके बाद दीपिका भी उसकी तरफ खुद को खींचने से नहीं रोक पाई। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। बस दोनों ने अपना लव कन्फेस नहीं किया था। इसी तरह 1-1.5 साल का समय बीत गया। दीपिका और राघव अपने प्यार का इजहार करने ही वाले थे कि तभी उनकी जिंदगी में जिया नाम का तूफान आ गया, जिसने एक पल में उनकी प्यार भरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। यही सोचते हुए राघव कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। पर तब उसने सोच लिया था कि वो अगले दिन दीपिका को कैसे भी करके मना लेगा और फिर जिंदगी भर उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। अगले दिन सुबह सब लोग उठ चुके थे। सारी तैयारियां भी बाहर हॉल में हो चुकी थी। वहीं देर रात काम करने की वजह से मानवी की नींद थोड़ी देर से खुली थी। जब उसकी आंखें खुली तो वो अकेले बेड पर सोई हुई थी। उसने कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उसे ऋषभ कहीं दिखाई नहीं दिया। लगता है ऋषभ अब भी मुझसे नाराज है। वो समझ गई कि ऋषभ तब भी उससे नाराज था, इसी वजह से उसने उसे जगाने की जहमत नहीं उठाई। उसकी नाराजगी के बारे में सोचकर एक बार फिर मानवी का मन उदास हो गया। समझ नहीं आ रहा ऋषभ को मैं कैसे मनाऊं। वो सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक होने लगा। वो उठी और उसने दरवाजा खोला तो सामने वर्षा खड़ी थी, जो उसे नीचे बुलाने आई थी। उसने मानवी को देखा और उसे नीचे आने को कहकर वापस जाने लगी कि तभी मानवी ने उसका हाथ थाम लिया और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, सुनना, वो तो मुंह फुलाकर बैठे हैं, अब तू तो मत फुला। वैसे ही उनकी वजह से परेशान हूँ, ऐसे में अब तू भी नाराज रहेगी तो मैं क्या करूंगी। तो वर्षा ने उसकी तरफ घूमकर मुंह बनाते हुए कहा,
मैं आपसे नाराज नहीं हूँ दी, बस आपको सही गलत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बेवजह खुद के और जीजू के बीच परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो मानवी हार मानते हुए बोली, ओके फाइन, मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब उसे सुधारने के लिए भी तो मुझे कुछ सोचना होगा ना। और इसमें तू मेरी मदद तो करना। अब तू ही बता, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? उसकी बात सुनकर वर्षा खुश हो गई और उसके गले लगते हुए बोली, सच्ची दी, आप जीजू को मनाओगी? तो मानवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वर्षा ने खुश होते हुए कहा, तो ठीक है, फिर मेरी नाराजगी भी दूर। और हाँ, मैं आपको ऐसा आइडिया दूंगी जिससे जीजू यूं चुटकियों में मान जाएंगे। पर पहले आप तैयार होकर नीचे आओ, आज होली है, तो आज होली के रंग के साथ अपने रंग में भी जीजू को रंग लो, तो उनकी नाराजगी अपने आप ही दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं मानवी के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके दिल से एक अजीब सा बोझ उतर गया था, जिससे उसका मन हल्का महसूस कर रहा था। वो खुद में बड़बड़ाई, सही कह रही थी वर्षा, मैं बेवजह फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने आज को खराब कर रही थी। नहीं, पर अब और नहीं। अब मैं इन दूरियों को और बढ़ने नहीं दूंगी, बल्कि पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे बीच कभी भी कोई तीसरा आकर दूरी ना बना पाए। इतना सोचकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वो कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने कबर्ड खोला और अपने कपड़े निकालने लगी। तभी उसकी नजर वहीं दूसरी साइड रखी पैक्ड लाल साड़ी पर गई, तो उसने उसे उठाकर देखा। वो सोचने लगी, उसे कौन लेकर आया होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ऋषभ का ख्याल आया, तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उस साड़ी को वापस रख दिया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो पतली सी व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर आई। उसने अपने बालों को जूड़े से बांध रखा था, क्योंकि कलर गिरने से वो खराब हो सकते थे। थोड़ी देर में तैयार होकर वो नीचे आ गई। नीचे आकर हॉल में उसने दादा दादी और उनके कुछ दोस्तों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि उनकी होली बातों और खाने पीने से होती थी। उस उम्र में भाग दौड़ करना उन लोगों के बस की बात नहीं थी। उसके बाद वो जानवी जी के साथ बाहर लॉन में आ गई, क्योंकि सभी लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे और मेहमानों को गुलाल लगाकर होली विश कर रहे थे। बाहर आकर उसने पहले शिवम जी और फिर सुनैना जी और बुआ जी का आशीर्वाद लिया, तो बुआ जी मुस्कुराते हुए उसे अपनी नजदीकी रिश्तेदारों से मिलवाने लगी। साथ ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। वहीं रिश्तेदार भी मानवी की खूबसूरती देखकर, साथ ही उसके बनाए हुए खाने को चखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। वहीं मानवी उन लोगों से मिलते हुए मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ ऋषभ को ही ढूंढ रही थी। तभी जानवी जी अपनी एक फ्रेंड के साथ उसके पास आई और मानवी को उनसे मिलवाते हुए बोली, मालती, ये रही मेरी बहू। फिर उन्होंने मानवी को देखा, और मानवी, ये मेरी बचपन की दोस्त मालती है, लेकिन अब जल्दी हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। उनकी बात सुनकर मानवी ने पहले तो हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया, फिर कंफ्यूजन भरी नजरों से जानवी जी को देखते हुए पूछा, रिश्तेदारी में बदलने वाली है मतलब? तो मालती जी ने प्यार से उसका गाल छूते हुए जवाब दिया, वो इसलिए बेटा कि मैंने दीपिका का हाथ अपने बेटे राघव के लिए मांगा है और जानवी भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। तो बस अब जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो, अपनी ननद को विदा करके हमारे घर भेजने की। उनकी बात सुनकर मानवी बहुत खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है आंटी, इस बात पर तो मुंह मीठा करना बनता है। आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मालती जी मुस्कुराते हुए जानवी जी से बोली, सच में जानवी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी भी। वहीं दूर मेहमानों की भीड़ में खड़ा ऋषभ मानवी को मुस्कुराते हुए देख रहा था, साथ ही चिढ़ भी रहा था। वो मानवी को मुस्कुराते देखकर बड़बड़ाया, इसे तो मेरे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि पति रात से नाराज बैठा है उसे मनाए, पर नहीं, इसे तो दूसरों को मिठाई खिलाने की पड़ी है। कोई बात नहीं, अब मैं भी इससे बात नहीं करूंगा और ना ही अब इसकी तरफ से कोई पहल करूंगा। अब जो कुछ करना होगा वो इसे ही करना होगा। अब बस बहुत हो गया, इसे भी तो पता चले कि मेरे पास भी एक दिल है जो इसकी बेरुखी से हमेशा दुखता रहता है और इसे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कहकर वो वहां से दूर जाकर पूल साइड पर बैठ गया। वहीं अंदर दीपिका अपने कमरे से बाहर निकलकर आ रही थी। उसने सिंपल सा व्हाइट कलर का पटियाला सूट पहन रखा था, साथ ही बालों की खजूर वाली चोटी की हुई थी जो उसके कंधे से होते हुए आगे लटक रही थी। वो अपने हाथ में सिल्वर चूड़ियां पहनते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ रही थी। तभी अचानक से किसी ने कमर में हाथ डालकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। वहीं दीपिका इस तरह खींचे जाने से डर गई। ये क्या बदतमीजी है? पर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया और वो गुस्से में चिल्लाई, ये क्या हरकत है राघव सर? मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मतलब है? आइंदा से अगर मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको ये जो हरकतें करनी है ना, वो आप अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ कीजिए, जिससे आप प्यार करते हैं, मेरे साथ नहीं। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से में वहां से जाने लगी कि तभी राघव ने पीछे से उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे दीपिका की पीठ राघव के चौड़े सीने से आ लगी। तो दीपिका उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी।